हम लोग लक्ष्मीकांत जो बुक है पॉलिटी का, उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो फर्स्ट चैप्टर है वो देख रहे थे। उसमें भी कुछ हो गया है, 1833 चार्टर एक्ट तक हो गया था। एक क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब कहलाया और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था। ये दो क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। आज हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं और 1833 के बाद जो पॉलिटिकल चेंजेस हुए वो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद 1833 के चार्टर एक्ट के बाद एक बहुत बड़ा जो बदलाव होता है वो 1853 के चार्टर एक्ट में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। 1853 का जो एक्ट था इसमें बहुत बड़ा चेंजेस हमको देखने को मिलता है। यहाँ क्या क्या होता है उसको हम डिस्कस करें। सबसे पहला चीज जो अभी तक हम लोग देख रहे थे कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सारा पावर अपने पास लिए हुए था, चाहे नियम कानून बनाना हो चाहे उसको इंप्लीमेंट करना हो, सारा खुद से ये कर रहा था। लेकिन 1853 का चार्टर एक्ट आते ही इसके पावर को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। पहला जो इसका पावर था लेजिस्लेटिव काउंसिल में बट गया और दूसरा था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बट गया। पहले लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव यानी नियम कानून बनाना और उसको लागू करना ये दोनों गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही कर रहा था। लेकिन अब 1853 का चार्टर एक्ट के थ्रू अब दो काउंसिल बना दिए गए। एक में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल था, एक अलग, ये काउंसिल अलग, ये सिर्फ नियम कानून बनाने का काम कर रहा था और ये वाला जो था वो एग्जीक्यूट करने का काम कर रहा था, उसको इंप्लीमेंट करने का काम कर रहा था। यानी यहाँ पे गवर्नर जनरल का जो इंडिया का जो पावर था वो यहाँ पे डिवाइड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और हुआ कि जो यह लेजिस्लेटिव काउंसिल है यानी यहाँ पे जो लोग रह करके नियम कानून बनाएंगे उसमें मैक्सिमम लोग जो यहाँ पे होंगे वो बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और आगरा। आगरा हो गया या बॉम्बे हो गया, सॉरी यहाँ बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, यहाँ पे बॉम्बे हो गया। यही चार से लोगों को लेना था इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। 1853 के चार्टर एक्ट में एक जो और बड़ा बदलाव हुआ वो हुआ कि 1833 वाला में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो ओपन कंपटीशन जो सिविल सर्वेंट का होने वाला था उस पर खारिज कर दिया कि नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो गया कि जो ओपन कंपटीशन था सिविल सर्विस का वो अलाउ कर दिया गया कि अब कोई भी इस सिविल सर्विस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है। किससे हुआ तो 1853 में चार्टर एक्ट के थ्रू हुआ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अठारह के बाद एक बहुत ही बड़ा घटना होता है हमारे भारत में और उससे 1858 के 57 की क्रांति के नाम से जाना जाता है, जहां पे ब्रिटिशर्स की जो कुर्सियां थी वो पूरी तरीके से हिल गया था। ये 1857 की क्रांति ने ब्रिटिशर्स को सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। उनकी स्थितियां अब यहाँ पे कमजोर नजर आने लगी थी और जिसके कारण से वे अब इंडियन को पार्टिसिपेट कर करके चलना स्टार्ट कर दिया। इंडियन के साथ मिल कर करके अब हर प्रोग्राम बनाने स्टार्ट कर दिए थे। 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को बहुत बड़ा सीख दिया कि अगर यहाँ पे हमें लंबे समय तक शासन करना है, रूल करना है, तो हमें इंडियन लोगों के साथ मिल कर करके चलना होगा। इंडियन लोगों का कुछ बात हमें सुनना होगा। इंडियन लोगों को
अपने नियम कानून जो हम बनाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उनमें शामिल करना होगा। तो अब यहाँ से बहुत बड़ा चेंजिंग हो गया 1857 के बाद से। तो अब यहाँ से एक नया चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 1857 के बाद जो एक नया एक्ट आता है वो आता है 1858 का एक्ट, 1858 का एक्ट। इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था, इसको समाप्त कर करके आप एक नया नाम दे दिया गया, वो दे दिया गया वायसराय। अब नया नाम क्या आ गया, वायसराय हो गया, यहाँ से वायसराय हो गया, पहला चीज। दूसरा चीज क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया। अब ये पूरे तरीके से यहाँ पे एडमिनिस्टर बॉडी हो गया। और क्या हुआ, जो डबल गवर्नमेंट चल रहा था, यानी जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये दोनों मिल करके जो रूल कर रहे थे, जो डबल गवर्नमेंट चला रहे थे, इनको यहाँ पे खत्म कर दिया गया, एंड कर दिया गया। अब इसके जगह पे एक नया बॉडी बनाया गया जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मतलब अब ब्रिटिशर्स वहां से एक सचिव को भेजते थे भारत में, और वो सारे चीजों को देख रेख यहाँ पे देख रेख करने का कार्य करता था। एक वायसराय था और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था, जो दोनों ब्रिटिशर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते थे, ठीक है। तो ये 1858 की क्रांति में, 1858 के एक्ट में हमें यहाँ पे देखने को मिला। और जो भारत का पहला वायसराय था, भारत का पहला वायसराय कौन था, भारत का पहला वायसराय कौन था, वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था जो फर्स्ट वायसराय था, ठीक है। ये 1858 के एक्ट में हमको देखने को मिला। अब हम आगे चलते हैं। अठारह के बाद 1861 का चार्टर एक्ट, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट आता है। और इस एक्ट में कुछ चीजें, बहुत बड़ी चीजें यहाँ बदलाव किया जाता है। अब यहाँ पे इंडियंस लोगों का पार्टिसिपेशन पूरे तरीके से बढ़ने लगता है। जैसे जो हम लोगों ने देखा कि वायसराय का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 इंडियन को शामिल किया गया। 3 इंडियन को यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल किया गया। एक था सर दिनकर रॉय, एक था महाराजा ऑफ बनारस, एक और कोई यहाँ पर था। हमको ये याद रखना है कि वायसराय के लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन शामिल होने लगे थे 1861 के चार्टर एक्ट से, ठीक है, पहला चीज। सेकेंड चीज, जब इंडियन शामिल होने लगे तो इंडियंस अपना पावर दिखाना स्टार्ट करते लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो वायसराय का पावर यहाँ पर क्या हो जाता, घट जाता। हर एक वायसराय जो भी अपने मन से कार्य करना चाहता, इंडियंस तुरंत उसे क्या कर देते, रोक देते, स्टॉप कर देते। इसीलिए यहाँ पे ऑर्डिनेंस का भी पावर वायसराय को दिया गया, यानी ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, फर्स्ट टाइम हमको देखने को मिलता है इस 1861 के चार्टर एक्ट से। 1861 के चार्टर एक्ट में हमको सबसे फर्स्ट बार ऑर्डिनेंस का पावर हमको देखने को मिलता है वायसराय का। क्यों दिया गया, ताकि ये अपने मन से, अपने मनमानी से ये कार्य कर सके। क्योंकि अब इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस का भी पार्टिसिपेशन हो गया था, अब ये मनमानी नहीं कर सकता था, इसलिए मनमानी करने के लिए इसको ऑर्डिनेंस का पावर दिया गया। और इसका वैल्यू 6 मंथ तक रहता था, ठीक है। और इसमें क्या किया गया, इसमें एक चीज और बड़ा बदलाव किया गया कि अब यहाँ पे काफी सारे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो अब यहाँ पे क्या होने लगा कि एक पोर्टफोलियो सिस्टम डेवलप किया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम डेवलप करने का मतलब कि अब काफी सारे मिनिस्ट्रीज यहाँ पे बनने लगे थे। तो हर लोगों को एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट देने के लिए उस सिस्टम का कहा गया पोर्टफोलियो सिस्टम यहाँ पे कहा गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1861 के चार्टर एक्ट से ये 3 बहुत बड़े चेंजिंग हमको देखने को मिले, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके आगे।
1892 का चार्टर एक्ट, 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का था, इसमें ज्यादा कोई चेंजिंग नहीं हुआ। इसमें एक चीज ये देखने को मिला कि अब तक जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस का जो पार्टिसिपेशन हो गया था 1861 में, तो इंडिया के लिए बजट बनाया जा रहा था कि कहाँ पर कितना खर्च करना है, कहाँ पे क्या करना है, तो बजट बनाया जा रहा था। तो जब बजट बनता था तो पहले इंडियंस को पावर नहीं था कि आप जो भी बजट में किसी चीज़ में कम प्राइस है तो आप मांग कीजिए कि इसको ज़्यादा बढ़ा दीजिए, या यहाँ पे फालतू खर्चा है इसको कम कर दीजिए, आप ये प्रोग्राम लेकर नहीं आए हैं, ये प्रोग्राम लेकर आना चाहिए, ये प्रोग्राम सही नहीं है, इसमें ऐसा करना चाहिए। तो पहले इंडियंस लोगों को डिस्कशन करने का पावर नहीं था, जो बजट आ गया वो सीधे पास हो जाता था। तो 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट से एक चीज ये हुआ कि बजट पे इंडियन क्वेश्चन पूछ सकते थे, बट एक बार आंसर मिल गया तो आपको चुपचाप बैठ जाना। यहाँ पे आप सप्लीमेंट्री नहीं थे, आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। ठीक है, तो यही एक चेंजिंग हुआ जो 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट से हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इसके आगे में जो बदलाव हुए वो याद रखना जरूरी है। पहला 1909 का, दूसरा 1919 का, और एक 1935 का। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है। ये जो 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1909 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, इसमें क्या है वो देखना है। इसमें क्या क्या चीज हुआ, इसमें सबसे पहला चीज, इस समय की जो वायसराय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे उसको देखना है। जो इस 1909 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उस समय के वायसराय कौन थे और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मॉर्ले और वायसराय थे मिंटो, लॉर्ड मिंटो। इसलिए इस एक्ट को पहला चीज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना गया, पहला चीज। सेकेंड चीज, 1909 में ही क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बहुत बड़ा जो बदलाव किया था वो किया था कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स को प्रोवाइड किया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स को प्रोवाइड किया। 1909 का समय ऐसा था, इसके पहले 1907 में कांग्रेस पूरे तरीके से दो भाग में विभक्त हो चुका था। 1906 में मुस्लिम लीग जो था उसका स्थापना हो चुका था। यानी ब्रिटिशर्स को ये शक हो गया था, पूरे तरीके से वो जान गए थे कि अब इंडियंस में जो यूनिटी है वो पूरे तरीके से कम गया है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम्स जो थे अपने अलग सभी अपना जो अलग एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बना लिया था। इधर कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गया था। तो ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि हम अब क्या करते हैं। और साथ ही साथ जो बंगाल पार्टीशन 1905 का हुआ था, वहां भी हिंदू मुस्लिम्स को अलग करने का प्रयास किया गया था। तो उसी को देखते हुए 1909 का चार्टर एक्ट में मुस्लिम लोगों को एक लुभावना देने के लिए क्या किया गया कि सिर्फ जब भी वोटिंग होगा तो सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम को वोट देगा। ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जो मुद्दा था वो निकल कर आया, और सिर्फ ये किसको मिला? मुस्लिम्स लोगों को मिला। कि सिर्फ मुस्लिम जो है ना, वो जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा वो मुस्लिम जो है उसको सिर्फ मुस्लिम लोग ही देगा। इससे क्या होता कि हमारा समाज जो है कई सारे पार्ट में, रिलीजन का पार्ट में, कई सारे पार्टों में बढ़ जाता। तो पहला प्रयास उनका ये था। ठीक है, और इसमें एक चीज और किया गया कि जो बजट पे
बजट पे अब आप 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे। आप क्या कर सकते थे? सप्लीमेंट्री मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप पूछ सकते थे। यानी बजट पे अगर बजट पेश किया गया, आपको कोई भी दिक्कत, आप कितना भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किससे प्राप्त हुआ? 1909 के चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से प्राप्त हुआ। ठीक है, हम चलते हैं आगे। अब है 1919 का है 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। देखिए यहाँ पे डबल है। इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट माना जाता है। इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट पाया जाता है। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म पाया जाता है, जहाँ ये मॉन्टेग्यू जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और जो चैम्सफोर्ड है वो आपके वायसरॉय है। पहला चीज, ठीक है। इसमें से बहुत सारी चीज को याद रखना जरूरी है। पहला चीज ये, सेकेंड या 1919 है ना, यानी सारा चीज यहाँ पर डबल हो गया। डबल करने का मतलब कि जो अब तक बजट आ रहा था वो बजट सिर्फ सिंगल था, वो सेंट्रल के लिए था। अब यहाँ जो बजट है वो दो भागों में कर दिया गया, यानी सेंट्रल अपना बजट बनाएगा और प्रोविंस अपना बजट बनाएगा। पहला चीज। सेकेंड चीज हो गया कि बजट आप सेंट्रल अपना बनाएगा और प्रोविंस अपना बनाएगा। जिस तरीके से आप स्टेट अपना बजट बनाता है और वो जो आपका सेंटर होता है वो अलग बनाता है। थर्ड क्या कहेगा? बाइकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट आया। मतलब यहाँ पे द्विसदन होगा, जैसे अभी लोकसभा राज्यसभा है, उसी तरीके से इस बाइकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंटेंट क्या है। यानी जो आपका सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें अपर हाउस होगा और लोअर हाउस होगा। ठीक है, कहां से आया? बाइकैमरलिज्म के आया। ओके, और इसमें क्या हुआ? जो सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट का मतलब जैसे अभी सब्जेक्ट है ना कृषि, सब्जेक्ट है शिक्षा, हेल्थ, रोड बनाना, ये सब पुलिस व्यवस्था, लॉ, ये सब सब्जेक्ट है। तो इस पर क्या होता है? सेंटर स्टेट जो अपना अपना नियम कानून बनाते हैं। तो उसी तरीके से उस समय में सब्जेक्ट थे, तो सब्जेक्ट को दो भागों में विभक्त कर दिया गया था। पहला था, एक था ट्रांसफर सब्जेक्ट और एक था रिजर्व सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को दो भाग में बांटा गया, एक था ट्रांसफर सब्जेक्ट और एक था रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट में क्या होता था? ये रिजर्व कर लिया जा रहा था। क्या कर लिया जाता था? रिजर्व कर लिया जा रहा था। जैसे अगर पैसा का कोई बात हो, आर्थिक इकोनॉमिक, जैसे अगर पैसा का बात हो तो रिजर्व सब्जेक्ट में चला जाएगा। मतलब अगर रक्षा का बात हो तो रिजर्व सब्जेक्ट में चला जाएगा। लेकिन वही अगर पुलिस की बात हो तो रिजर्व सब्जेक्ट में चला जाएगा। वही अगर बात हो अनाज कैसे बांटना है, अगर बात हो पानी पाइप कैसे लगाना है, कृषि व्यवस्था कैसे बढ़िया करना है, तो वो ट्रांसफर सब्जेक्ट में चला जाता था। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या होता था? जो इंडियंस लोग थे, जो इंडियंस मिनिस्टर थे, मतलब इंडियंस जो भी रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते थे, वो और वायसराय मिल करके और इस सब्जेक्ट को हल करते थे। लेकिन जैसा ही रिजर्व सब्जेक्ट आता था, यानी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता था, तो उसको वायसराय और उसका जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था वो दोनों मिल करके थे और इसको देखता था। इसी सिस्टम को कहा जाता है डायरेक्टी सिस्टम। डायरेक्टी सिस्टम इसी को कहा जाता है। यानी सब्जेक्ट दो भाग में बट गया, एक था रिजर्व सब्जेक्ट, एक था ट्रांसफर सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट को इंडियन लोग और वायसराय देखता था मिल करके, लेकिन रिजर्व सब्जेक्ट में वायसराय और उसी का एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर मिल करके इसको देखता था। इसी को डायरेक्टी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना है। ठीक है, और ये जो डायरेक्टी सिस्टम है ये अभी प्रोविंस लेवल पे है, नीचे वाला लेवल पे है। अच्छा,
और क्या किया गया, और क्या किया गया, उस समय सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। अब क्या किया गया कि सिख लोगों को, एंग्लो इंडियन को, सिख, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन, इन सबको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर दिया गया। अब ये सिख वाले भी सिख लोगों को वोट करते, सिर्फ एंग्लो इंडियंस वाले लोग भी सिर्फ एंग्लो इंडियन को वोट करते, यानी समाज कई सारे भाग में विभक्त हो चुका था। इसी 1919 के एक्ट के थ्रू साइमन एक डिसाइड किया गया कि हर एक 10 साल में एक कमीशन गठित होगा और वो इंडिया में जितने भी अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव किए जा रहे थे उस समय उनको देखना था कि क्या वो बेटर वे में वर्क कर रहे हैं, क्या वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसी चीज़ को उसको क्या करना था, देखना था। तो हर एक 10 साल में, तो उसी को लेकर करके आगे जो साइमन कमीशन आता है 1927 में, वो इसी के बेस पर आता है, ठीक है। और यहीं पे 1919 के एक्ट से ही जो हम लोग देखते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन जो बना, इसी 1919 के एक्ट के थ्रू बना पब्लिक सर्विस कमीशन बना, जो हर एक जो एग्जाम को कंडक्ट करवाता था, है ना, वो इसी एक्ट के थ्रू बना। तो ये 1919 का स्टार्टर एक्ट खत्म हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट खत्म हो गया। अब हम चलते हैं आगे। अब एक है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ पे क्या है वो देखिए, पहला चीज अभी जो सब्जेक्ट हम लोगों ने देखा वो सिर्फ ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट था, बट यहाँ पे क्या हो गया कि सब्जेक्ट को 3 भाग में बांट दिया गया। एक है सेंट्रल सब्जेक्ट, एक है प्रोविंशियल सब्जेक्ट, एक है कंकरेंट सब्जेक्ट। मतलब ये दोनों मिलकर के इसकी सब्जेक्ट को बनाएगा। और एक जो है वो कर दिया क्या, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, इसको देखता था वायसराय, ये वायसराय के अंदर आता था, ठीक है। ये सेंट्रल सब्जेक्ट को सेंटर देखता था, इसको प्रोविंस देखता था, और इसको दोनों मिल करके इसको देखता था इस सब्जेक्ट में। यहाँ चीज पहला। सेकेंड चीज, जो वहां पे डायरकी सिस्टम था वो प्रोविंस पे था 1919 वाला में। 1935 वाला में क्या हो गया, जो डायरकी सिस्टम था वो सेंटर लेवल पे चला गया, ठीक है। और क्या बदलाव हुआ, यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो अभी तक क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, मुस्लिम, सिख को मिलते आ रहा था, यहाँ पे डिप्रेस क्लास और वुमेन को भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर शामिल कर दिया गया, ठीक है। ये डिप्रेस क्लास और वुमेन को। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या हुआ था कि इसी एक्ट के थ्रू जो हम देखते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अभी गवर्नर 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है उसी की स्थापना इस एक्ट के थ्रू हुआ था, ठीक है। और देखते हैं इसमें चीज और देखना है कि एक तो जैसे एक हर स्टेट का अपना अपना पब्लिक सर्विस कमीशन है। झारखंड है तो जेपीएससी है, बिहार है तो बीपीएससी है,
और सेंट्रल में तो यूपीएससी है। तो उसी तरीके से यहाँ पे 2 स्टेट का मिला करके भी एक पीसीएस हो सकता है, उसको कहते हैं ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कॉन्सेप्ट आया था वो इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू आया था, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इसी एक्ट के थ्रू क्या हुआ था कि जो स्टेट में हम लोग देखते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे विधानसभा और विधान परिषद, तो विधान परिषद का कॉन्सेप्ट इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू आया था और वो 6 राज्यों में एस्टेब्लिशमेंट हुआ। पहला बिहार में हुआ था, दूसरा बॉम्बे में, तीसरा बंगाल में, चौथा यहां जाएगा मद्रास, पांचवा यहाँ असम और छठा यूपी में। ये लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वो इन राज्यों में हमको देखने को मिला। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 यहाँ तक बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो हम लोगों ने इसमें एक टॉपिक और बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में है ना, किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्या प्रोसेस था, कौन कौन लोग थे, कैसे कब कैसे क्या हुआ, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो पहला चैप्टर था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो खत्म हो गया। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू।